हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज हम वापस से आ गए अपनी इम्पोर्टेंट टेबल्स के एक नए सेशन में, एक नए पार्ट में। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू एक्साइटिंग एंड अमेजिंग सेशन। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन से कुछ नई चीजें रिवाइज करने को मिलेंगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी और पुरानी चीजें रिवाइज करने को भी मिलेंगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना नया नेक्स्ट सेशन। लेट्स बिगिन। दो अगेन इंपॉर्टेंट टेबल्स है, ये गेट CSIR ICMR DBT एंड अदर लाइफ साइंस एग्जाम्स के लिए। सोर्स मेरा लिनियर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री ही रहेगा। आज की आवाज थोड़ी सी शायद आप लोगों को परेशान कर सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। बट आई स्टिल ट्राई टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें हम टाइप्स ऑफ DNA रिपेयर सिस्टम्स इन ई कोलाई के बारे में बात करते हैं, राइट। अब इसमें जैसे मिसमैच आ गया, मिसमैच के एंजाइम्स और प्रोटीन कौन से हैं। डैप मिथाइलेज है, म्यूट H, म्यूट L, म्यूट S है, DNA हेलिकेज है, SSB है, DNA पॉलीमरेज 3 है, एक्सोन्यूक्लियस 1 7, रेगजे न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस 10 एंड DNA लाइगेस बाय मिसमैच पे काम आते हैं। आप अगर एक चीज गौर कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि DNA हेलिकेज, SSB और DNA लाइगेज का काम तो आपने DNA के रेप्लिकेशन में भी देखा है। यस, तो एक चीज है, रेप्लिकेशन में और रिपेयर में कुछ कुछ प्रोसेसेस काफी सिमिलर होती है। अगेन, अगर आपका कोई गलत बेस जुड़ गया है तो आप उसको पहले रेप्लिकेट वो करने के लिए, हटाने के लिए पहले DNA को इनवाइट करेंगे। फिर वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो उससे SSB जाके चिपक जाएगा, ताकि वो स्टेबल रहे। और उसके बाद DNA लाइगेज फाइनली जोड़ने के काम आएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंसेप्चुअली बड़ी स्ट्रांग है, उनको याद रखिए हमेशा। फिर बेसिक सीजन में आपके ये सारे के सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। DNA ग्लाइकोलाइसिस, AP एंडोन्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज 1, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज तो आपका हर जगह यूज होता है, सिर्फ एक जगह नहीं होता। वो आपका नहीं होता डायरेक्ट रिपेयर में। डायरेक्ट रिपेयर में DNA लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर मैकेनिज्म्स डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ DNA लाइगेज। तो उस जगह पे आप डायरेक्ट रिपेयर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, एब्नॉर्मल बेसिस कौन कौन से? यूरेसिल है, हाइपोजेथिन है, जेथिन है, अल्काइलेटेड बेसिस एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स, पिरिमिडीन डाइमर्स। अब देखिए, पिरिमिडीन डाइमर्स आपके न्यूक्लियोटाइड में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। पर एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो एब्नॉर्मल बेसिस का है, बेस एक्सीजन रिपेयर। सॉरी, देखिए, बेस और न्यूक्लियोटाइड का अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आपका काम बच जाएगा। बेस का मतलब क्या है? वो जो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, साइटोसिन, क्वारीन और थाइमिडीन। और न्यूक्लियोटाइड जब उसपे वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है शुगर पे, शुगर के साथ, तब वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ABC एक्सी न्यूक्लियस, देखिए इसमें एंडोन्यूक्लियस यूज होता है, इसमें एक्सी न्यूक्लियस यूज होता है। वो जब इसका एक डायग्राम आएगा, जब मैं 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ाऊंगा तो आपको आराम से अच्छे से समझाऊंगा। डायरेक्ट रिपेयर में DNA फोटोलाइसिस यूज होते हैं। O6 मिथाइल DNA मिथाइल ट्रांसफरेज होता है, जो कि एक सुसाइडल एंजाइम भी है, जो कि एंजाइम नहीं है एक ट्रू सेंस में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं जीन्स इंड्यूस एज अ पार्ट ऑफ SOS रिस्पॉन्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि SOS रिस्पॉन्स जो होता है उसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, उनका फंक्शन क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉल बी डिड ए का जो फंक्शन है वो पॉलीमराइजेशन है, DNA पॉलीमरेज 2 यूनिट का। उसके बाद URA-B का एग्जिट न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है सब यूनिट्स। URA-B AB का CD का क्या करता है? कोर पॉलीमराइजेशन यूनिट्स ऑफ DNA पॉलीमरेज 5। इससे क्या समझ में आता है कि DNA पॉलीमरेज 5 रिपेयर एंजाइम है। ठीक है, तो उसका आपको, देखिए, हर चीज इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अगर आप एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे और दिमाग खोल के रखेंगे तो आपकी बाकी की चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। फिर SULA है, REC-A है, DID-B है, SSB है, HEB-A है। ये सारी की सारी अपने अपने काम करती है। वो काम क्या है वो आप टेबल को देख के आराम से समझ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जी इज इन्वॉल्व इन डीएनए मेटाबॉलिज्म बट रोल इन डीएनए रिपेयर इज अननोन। ठीक है। जैसे यूआरबी डी का क्या काम है नहीं पता अभी तक। रेक रेड का अब हो सकता है नई रिसर्च आ गई हो, लेकिन ये मैं 6th एडिशन की लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। राइट। उसके बाद जी जिनका अननोन फंक्शन है डिन ए और डिन डी और डिन एफ। डिन डी और डिन एफ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू कैन ऑलवेज हैव द जीन्स दैट फंक्शन आर करेंटली अननोन। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा डिन इनमें से है। डिन ए, डिन बी, और डिन डी या डिन एफ में से कौन सा है जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है। तो आप डिन डी या डिन एफ लगा सकते हैं। तो वो मैच द कॉलम ए बी बी सी सी डी डी ए करके पूछ सकता है, आप बता सकते हैं, या स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा आपसे। ओके। आगे चलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर बार आता है। हर बार मतलब हर बार आता है। सॉरी। तो ये 70 हाउसकीपिंग के लिए है, 5 नाइट्रोजन लेवल को देखता है, 54 38 स्टेशनरी फेज जीन है, 32 हीट शॉक जीन है, 28 फ्लैजेलाइन कीमोटैक्सिस है, 24 एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस है, 18 जो है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस इंक्लूडिंग फेरिक सिट्रेट ट्रांसपोर्ट। ये आता ही आता है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए कभी। आता ही आता है। अब इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को या इस टेबल को वो बायोकेमिस्ट्री से कैसे लिंक कर देगा कि वो केएम की वैल्यूज दे देगा आपको, और ये पूछेगा कि इनमें से केएम की वैल्यूज या केडी की वैल्यूज में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइटली कौन माइंड करेगा, सबसे ज्यादा फास्टली कौन माइंड करेगा। तो वो आप समझ लीजिए कि आपको किस तरह से उसको करना है। ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये है, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री के केडी और केएम के कॉन्सेप्ट से भी लिंक किया जा सकता है। उसके बाद होल एंजाइम का रेशियो आप देख लीजिए। ठीक है। मॉलिक्यूल्स पर सेल देख लीजिए। अब जब हाउसकीपिंग का आएगा तो काम उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर सेल होंगे। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्से का एक पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगेन ये सवाल भी लगभग लगभग हर पार्ट में आता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट द आरएनए पॉल 2 प्रमोटर्स ऑफ यूकैरियोट्स। पॉल ए है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, TF2A है, बी है, ई है, एफ है, एच है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे तो ए बी ई एफ और एच, ए बी ई एफ और एच ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है। ए बी ई एफ और एच ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इलोंगेशन फैक्टर्स देख रहे होंगे तो ये इलोंगेशन फैक्टर्स है, जैसे पी टी एफ बी है, ई एल एल है, S2 है, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। इलोंगिन है, इसका तो नाम ही इलोंगिन है। तो इसमें कितने सब यूनिट्स हैं, इनके फंक्शंस क्या है, ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए रिक्रूट्स TFH ये सब तो आपको पता होगा। जैसे TF2H का काम है, ये रिक्रूट्स न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर प्रोटीन्स। अब देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी बात है। अभी हम पीछे डीएनए रिपेयर पढ़ के गए हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो जिसको कहते हैं ना द यूनिटी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो उसमें जो आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर पेयर है उसमें TF2 का भी काम आता है। तो ये एक सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ये कोडॉन टेबल है। देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि कोडॉन टेबल से रट के क्या सवाल पूछा जाएगा, बट हाँ ये आ सकता है। मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही जिसे कहते हैं ना अनवांटेड सवाल होगा, बट आ सकता है। बट इसका इंपॉर्टेंट वर्जन क्या है वो आप समझिए कि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मिनट कंसेप्ट में बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो आप ये देखिए, अब जैसे क्या है वो ये पूछ लेगा कि इनमें से ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन का एक एक कोडॉन है। ठीक है। एस्पिरिन वो बाकी किसके दो दो है, किसका तीन है। जैसे आइसोल्यूसिन केवल एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके 3 कोडॉन्स है। एलिनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और थ्योरेनिन ऐसे हैं जिनके और वेलिन ऐसे हैं जिनके 4 कोडॉन्स है, और 6 कोडॉन्स रखने वाले आर्जिनिन, ल्यूसिन और सीरीन है। तो ये आएगा, ये आ सकता है।
इसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैच द कॉलम में आ जाएगा, या वो कह देगा कि इफ आई हैव म्यूटेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो, इसका एक बहुत सी सेक्शन का सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग amino acids will be worst affected in the case of mutation and will be the least affected in case of mutation. Worst affected में वो आएगा जिसमें एक ही कोडॉन है, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, और लीस्ट अफेक्टेड में वो आएगा जिसके पास ज्यादा कोडॉन है। ठीक है, वो अरेंज ऑर्डर में पूछ सकता है, मतलब इस तरह के सवाल बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अगेन मेरी वेरी, मतलब ये याद ही करना है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो कि जैसे यूजीए स्टॉप कोडॉन है, लेकिन वो एनिमल्स में ट्रिप्टोफैन और उसका भी वो करता है, सैक्रोमाइसिस में भी करता है। एयूए वैसे तो आइसोल्यूसिन को कोड करता है, लेकिन मेथियोनिन को भी कोड करता है कुछ जगह। आर्जिनिन को एजीजी कोड करता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में हमारे केस में वो स्टॉप कोडॉन है। उसके बाद ड्रोसोफिला में वो सीरिन को कोड करता है। वैसे ये सी यू एन एन यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ये वैसे ल्यूसिन को कोड करता है, लेकिन सैक्रोमाइसिस में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये थ्योरोनिन को भी कोड कर सकता है। ठीक है, अब सी जी जी है, ये हायर प्लांट्स में आर्जिनिन की जगह ट्रिप्टोफैन को कोड कर सकता है। तो ये कुछ आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोडॉन्स तो है, बट ये कोडॉन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियर कोडॉन्स नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स है। हम ये भी जानते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। वोबल बेस क्या होता है, देखिए एंटी कोडॉन का 5 प्राइम और कोडॉन का 3 प्राइम आपस में बेस करते हैं। वोबल हमेशा जो है वो वोबल हाइपोथेसिस ही ये होती है, नोट दैट एक्स एंड वाई बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू केपेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉटसन एंड क्रिक, यानी पहली और दूसरी पोजीशन, अगर मैं 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चलूं एंटी कोडॉन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलूं कोडॉन में, तो ये वाली और ये वाली पोजीशन, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग वॉटसन एंड क्रिक बनाती है। लेकिन जो थर्ड पोजीशन कोडॉन की होती है, फिफ्थ एंटी कोडॉन की, याद रखेंगे, थर्ड पोजीशन कोडॉन की, फिफ्थ एंटी कोडॉन की, क्योंकि एंटी पैरेलल है, राइट, वो वॉबल बनाती है। वॉबल बेसिस इज इन द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडॉन एंड फिफ्थ पोजीशन ऑफ द एंटी कोडॉन आर शेडेड इन व्हाइट। इतने प्यार से इस किताब में समझा रखा है, मतलब वाकई में ये किताब बहुत अच्छी है, सारी किताबें अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा इस किताब से बहुत एक कनेक्शन है, लेनिंजर की किताब से। कभी फुर्सत मिले, कभी कोई रिसर्च करने का मन ना करे, या कभी हो, इसको स्टोरी बुक की तरह पढ़िएगा, लेनिंजर का कोई एक चैप्टर पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। आगे चलते हैं। ओके, ये कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 5 मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, नहीं याद होता है तो एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड्स का, उसके बाद आपका इनिशिएशन होता है, फिर एलोंगेशन होता है, और फिर आपका टर्मिनेशन होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ कितने कितने एटीपी लगते हैं, एक एटीपी यहाँ लगा, एक जीटीपी जो कि एटीपी यहाँ लगा, एक जीटीपी यहाँ लगा, ठीक है, टर्मिनेशन में। उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल में आपके शेपरॉन फोल्डिंग्स होती है। पीपीआई और पीडीआई ये मैं जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब उसमें भी बताऊंगा, तो ये आप कुछ इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अगेन कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करेंगे, आप जो है मुझसे पूछेंगे, आप मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे और पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं जब आपको देखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगेन 30s और 50s में कौन कौन से आरएनए होते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, कभी कभार गलत हो जाता है। फ्री के नंबर नहीं खोने, ये फ्री के 2-2 के नंबर है या 4-4 के नंबर है। सीएसआईआर का पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, सीएसआईआर का पेपर केवल आपका प्रेशर टेस्ट करता है। नॉलेज आप सबके पास होती है, आप सबने एमएससी करी है, आप सबने अच्छे अच्छे नंबरों से एमएससी करी है, किसी के 70-75% से कम नहीं आते एमएससी में। ठीक है, तो बस अपने एमएससी में, अपने बीटेक में, अपने एमटेक में जो आपने नंबर स्कोर किए वो किसी के कम नहीं आते, मैंने ये नोटिस किया है।
मैंने जितने दोस्तों से पूछा उन सबके 70-75% नंबर एमएससी में आराम से आ जाते हैं। तो जब आप 70-75% नंबर ले आते हैं और सिलेबस वही है, तो आराम से हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। बस आपको फोकस होकर देखने की जरूरत है। 30s में 16s RRNA होता है एक तरह का, एंड 50s होता है। 50s में दो तरह के होते हैं, 5s और 23s RRNA। ठीक है, इसमें कितनी प्रोटीन्स होती हैं, कितने डिजिग्नेशंस होते हैं, वो आप देख लीजिए। सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ का सेशन आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अगेन। हैप्पी लर्निंग। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बस यही कहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड आई विश कि आप सबका जो भी ड्रीम हो, CSIR के लिए, गेट के लिए, ICMR के लिए, DBT के लिए, ICAR के लिए, या जिस भी लाइफ साइंस का कंपटीशन में आप PhD करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वो आप का ड्रीम फुलफिल हो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फाइनल पार्ट में, जो है अब हम संडे को। ठीक है, ये आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को 5 बजे ये वाला आपने सेशन देखा। अब हम सीधा संडे को मिलेंगे 5 बजे। ओके, बाय। हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से वो वाली सीरीज भी 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाली सीरीज भी लॉन्च होगी। ओके जी, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।